बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम बड़े अरसे से एक बात सुनते आ रहे हैं कि ये कंपनी नहीं चलेगी और बिलाखिर एक नई कंपनी बड़े इत्तेहाद के साथ पाकिस्तान पे विराजमान होकर अपना काम शुरू कर चुकी है। लेकिन इस कंपनी के सामने चाहे खारजा अमूर हो या मईशत, अंदरूनी खलफशार हो या एनर्जी की कीमतें, हर तरफ मुसीबतों के पहाड़ खड़े हैं। बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन फन फैलाए बैठे हैं। एक तरफ अमेरिका बहादुर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नाराज़ है, दूसरी तरफ चाइना सी पैक पर सुस्त रवैये की वजह से खफा नजर आता है। यूरोप GSP+ स्टेटस पर ज़रब लगाना चाहता है, दूसरी तरफ IMF किसी भी किस्म की ढील देने को तैयार नहीं है। इमरान खान इक़्तिदार से निकलने के बाद भी अपने मुखालफिन की नींदें हराम किए हुए हैं और कतई नज़र इसके कि इनके बयानिए हकीकत पे मबनी है या ख्वाहिशात पर, उनके सपोर्टर्स उस बयानिए को बाय कर रहे हैं और इसे कौमी आज़ादी की एक एहतजाजी लहर बना दिया गया है। कहने वाले तो कहते हैं कि यह एक वक्ती उबाल साबित होगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतना अहम नहीं है जितना ये जानना कि पाकिस्तान की सालमियत को लाहक खतरात वक्ती उबाल साबित होंगे या नहीं। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उसके सियासी और मुआशी इस्तेहकाम पे होता है। पाकिस्तान का एक हमसाया अफ़गानिस्तान, जिसे अदम इस्तेहकाम का शिकार है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। जबकि हाल ही में श्रीलंका से भी बहुत बुरी खबरें आई हैं। ग़ज़ाई अजनास से लेकर अद्वियात तक और पेट्रोल से लेकर दीगर ज़रूरियात अशिया तक हर चीज़ के कहत का शिकार हो गया। बहरान के बाद श्रीलंका की करेंसी 100% तक कम हुई और ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक $1 अरब तक गिर गए और मुल्क को दिवालिया करार देना पड़ा। ऐसे में बहुत से लोग ये बातें करते नजर आते हैं कि पाकिस्तान को श्रीलंका से ज़्यादा संगीन बहरानों का सामना है। क्या पाकिस्तान इन मसाइल का सामना करने के लिए तैयार है? क्या नई हुकूमत के पास पाकिस्तान के दरपेश मसाइल का हल मौजूद है? क्या एक दर्जन इत्तेहादी मिलकर पाकिस्तान की कश्ती पार लगा सकते हैं? हम इमरान खान की हुकूमत में मुसलसल ये सुनते आ रहे थे कि इनके पास कोई मुआशी प्लान नहीं है, जबकि मौजूदा हुकूमत के मुआशी प्लान के बारे में गौर किया जाए तो फ़ौरन एक ही शख्स का नाम जहन में आता है और वो है जनाब इसहाक डार साहब, जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। और हम कोशिश करेंगे कि डार साहब से पूछें कि इनके पास या इनकी हुकूमत के पास पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का हल है। क्या डॉलर वापस 150 रुपये पे आ सकता है? क्या महंगाई बेरोज़गारी में कमी के साथ साथ बिजली, गैस और तेल की कीमतों में कमी वाक़ई होगी? क्या पाकिस्तान कभी अपने कर्ज़ों से निजात पा सकेगा? पाकिस्तान का तजारती खसारा ख़त्म करने से लेकर स्टेट बैंक की सालमियत बहाल करने तक क्या इनके पास कोई काबिल अमल मनसूबा है, या हम IMF और दोस्त ममालिक की बैसाखियों पर इसी तरह चलते रहेंगे? अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि शायद ये कंपनी भी ज़्यादा ना चले। आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम है मुबशर लुकमान और लंदन से मुझे लाइव ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इसहाक डार, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। डार साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? आज एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मेरे सामने आई है और आप क्योंकि एक पढ़े लिखे आदमी, आप मुझे उसके क्लैरिटी दे सकते हैं। वो कहते हैं कि जी इमरान खान की हुकूमत का एक बड़ा प्रॉब्लम था, इसके ऊपर ठप्पा था स्टैम्प 30 सेलेक्टेड का, ये एक टैग था उसके ऊपर लगा हुआ। अच्छा, अब सिलेक्टेड को कर दिया बाहर, जिस तरह मर्जी बाहर किया। अब जो आए हैं अंदर वो आए हैं इम्पोर्टेड, तो अब सिलेक्टेड को मिल रही है बड़ी पजीराई पूरी आवाम के अंदर और बहुत लाखों के जलसे कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, सब कुछ है। एक ऑप्टिक्स जो हैं वो उनके फेवर में जा रहे हैं। तो कल को अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो वो वापस आ जाते हैं तो वो सिलेक्टेड नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग हमेशा इम्पोर्टेड रहेंगे। तो क्या ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है आप लोगों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए? आई एम श्योर कि आपको पता है कि जो इम्पोर्टेड थ्योरी है, दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, उसी तरह की सियासत है कि बात ऑप्टिक्स की है, मरने लगे हैं जी। बात ऑप्टिक्स की है। नहीं, वो तो ऑप्टिक्स तो हमारे, वही तो मैं कहता हूँ, झूठ इतना बोलो कि ऑप्टिक बन जाए, नैरेटिव बन जाए, लोग बिलीव करना शुरू कर दें। बट कौन सी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट? आपने अभी ISPR का, आप कहते हैं, आपको पता है कि आप यदि वेल रेड हैं तो आपने देखा कि क्या उन्होंने कहा, उसमें कुछ चीज ऐसी है ही नहीं। उन्होंने तो रबिश कर दिया सारा। क्या जी? रबिश कर दिया उन्होंने तो सारा। तो फिर कम से कम आप तो इम्पोर्टेड का लफ्ज ना इस्तेमाल करें। वो गलत है, वो झूठ है, वो पॉलिटिक्स है। And I call this dirty politics. I don't believe in dirty politics. I would never say कि मेरे मुल्क में ये तबाही हो गई है, मुल्क डूबने लगा है। No, आप अपने मुल्क के सहारा बने, आप मुल्क को खड़ा करें। इन्होंने हर जगह पे जाके, जहाँ ये इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जाते थे, वहां जाकर हम डेट ट्रैप में आ गए, हमारा ये हो गया। और कोई पागल है जो आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करेगा? इमरान नियाज़ी ने तबाही की है, वो तो अनमैचेबल है।
यही हुकूमत को पीछे छोड़ गए जिसकी वर्स्ट परफॉर्मेंस थी। तो बात ये है कि इम्पोर्टेड तो इज ऑल पॉलिटिकल। ये हमारा ये जो है ना कि जब भी ये कोई क्राइसिस आया या कोई आप यदि कोई प्रॉब्लम में आए, आप एक मजहब को यूज करते, वो ये भी कर रहे हैं, आपको आप देख रहे हैं इस्लामोफोबिया, और दूसरा आप इस्तेमाल करते हैं अपना एंटी वेस्ट। ठीक है डार साहब, बात पता है क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है? बात यह है कि अब मैं आपको बताऊं, मैं अपनी एक खबर बता रहा हूं, आप इसको डिनाई कर सकते हैं, आप इसको एक्नॉलेज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मेरी खबर यह है कि चौधरी परवेज़ इलाइसी और चौधरी शुजात हुसैन से सारे मामला तय हो गए थे और वो आपने तय किए थे, और आपने मियां नवाज शरीफ साहब को जाके गारंटीज दी थी। तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कोई आपको क्लास वगैरह लिया आपकी, जब आपकी नेगोशिएशन इतनी बुरी तरह ब्रेक डाउन हुई थे? देखिए, सबसे पहले ये है कि मैंने नेक नीति के साथ की थी, और मैंने बिल्कुल अपनी टीम को ये कहा था कि मियां साहब हैज एग्रीड कि उनको हम दे दें। ये उनकी किस्मत देखें कि आपको ये दिस इज डिवाइन, कि आपको प्लेट पे रख के आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको ये पेश करके, हाँ जी आप चले, आप बन जाएं। आपके चंद वोट हैं और एक ओवरवेलमिंग बड़ी जमात जो है वो आपको कह दी कि ठीक है फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट के जी हम मुल्क में लाएं। जो आप भी क्रिटिसाइज करते रहे पंजाब में जो परफॉर्मेंस थी गुलजार साहब की, तो उसका नतीजे में पूरा पंजाब करता रहा, मैंने अकेले ने तो नहीं किया है। नहीं, आप मीन के पूरा पाकिस्तान करता रहा है, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। मैं वो दूसरी चीजों में नहीं जाता कि जी अगर तो वो गिरेगा तुम भी करोगे, वो तो बात होगी, अब उसमें मैं नहीं जाता, मैं दुनियावी बात कर रहा हूँ। बात ये है कि हमने उस स्पिरिट के साथ कि यार कोई बात नहीं, और मियां साहब को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कहा ठीक है, मैंने उनको कन्वे कर दिया अपने साथियों को कि जी मियां साहब की क्लियरेंस है, वो चले गए जाके। यानी आप लोगों ने मान लिया था, मियां साहब ने मान लिया था चौधरी परवेज लाई को वज़ीर आला बनाने के लिए? जी उनकी ब्लेसिंग और उनके अप्रूवल के बैठ तो मैं नहीं अपने साथियों को कम्युनिकेट कर सकता कि आप जाके आप फाइनलाइज। तो फिर परवेज साहब को यकीन क्यों नहीं हुआ? नहीं, यकीन तो उनको आई एम श्योर होगा, और आज दिल में बहुत पछता रहे होंगे। दुआए खैर हो गई, रात लेट नाइट हमारे बंदे जब वहां से निकले तो दुआए खैर करके निकले। सुबह मैं उस वक्त अभी रमजान ही शुरू नहीं हुआ था, सुबह मैं नाश्ता कर रहा था कोई 7:30 बजे यूके टाइम, तो मुझे फोन आया दोनों भाइयों का। परवेज इलाही साहब ने सबसे पहले उन्होंने मुझसे बात की। मुझे अफसोस है, मैं को खुश नहीं हूं जो कुछ हुआ है, लेकिन बदकिस्मती है कि शायद उनकी किस्मत में यही था। हमने तो नेक नीति के साथ, और मैं क्रेडिट दे रहा हूं फिर मियां नवाज शरीफ कि उन्होंने बहुत बड़ा दिल किया। हालांकि भाई एक तरफ हो 10-12 बंदे और एक तरफ हो 180 बंदे, तो आपको 10 दफा सोचना पड़ता है यार मैं एक दूसरे को देने लगा हूं ये, लेकिन दिया, पेश कर दिया, फिर वो ट्रैप में आ गए। मुझे आज भी पता है कि ट्रैप किन ने उसके उन पे किया, वो सब ट्रैप पे आ गए जी। वो कहीं नहीं जाने वाले इमरान नियाजी। हम आपको अगले इलेक्शन में एक अभी तो 12 हैं, आपको जेन्युइन मेजॉरिटी लेके जितवाएंगे। जो हमारी प्रॉब्लम है आरटीएस टाइप इस तरह की, वो ट्रैप में आ गए, वो चले गए उधर बनी गाला में। उनके घर वालों को तो वापस आने तक नहीं पता था। उन्होंने मुझे उस दिन टाइम लिया कि इस वक्त हम आपको फोन करके खुद भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं मियां नवाज शरीफ का। मैंने कहा कर लें, मैं उनके साथ हूँ, हमारी मीटिंग हो रही है उस वक्त। तो उसमें उन्होंने मुझे थोड़ा टाइम दे दिया, वापस नहीं आए। मैं भी ये सोच रहा था, मुझे पता तो जाहिर खबर आ गई कि वो बनी गलत हैं। वो भी उसके घर वाले भी ये सोच रहे, ये आगे हमें बताएंगे कि हमने खुदा हाफिज एक जो इखलाक होता है जी, अच्छा सॉरी हम अब पार्ट कर रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं आपको, वो करने गए हैं। वो तो इट वाज शॉक टू, हमसे ज्यादा तो उनकी फैमिली को शॉक हुआ है। तो हमने, अल्लाह का फजल है, हम मैनेज कर लिया। आपने देखा 197 वोट्स थे। तो बात यह है कि वो बिगर कॉज के लिए था। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि वो अपनी जात के लिए नहीं था कि हम छीन रहे थे। अभी तो जाहिर है कि जब वो कोलैप्स हो गया और हमें फौरी करना पड़ा, तो फिर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कहती थी कि फिर जो हमजा शहबाज होगा, तो चले परवेज भाई पुराने थे, सब कुछ था, आपने फैसला कर लिया, हमें ठोस दिया, हमने मान लिया, लेकिन अब नहीं, अब इसको जो लीडर दिया इसको अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं, अब चले वो किस्सा पारीना हो गया। लेकिन मियां साहब के ख्याल में ये जो हुकूमत है ये कितनी देर चलेगी या चलाना चाहते हैं? वो तो चाहते हैं जी कि जो नेसेसरी रिफॉर्म्स हैं, जो नेसेसरी काम करने वाले हैं, वो नेसेसरी लीगल काम आप कर लें और उसके बाद अल्लाह का नाम लेके जाए। लेकिन मियां साहब की यही चॉइस थी और है, लेकिन आपके इलेक्शन कमीशन ने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खड़ी कर दी हुई है। आई एम श्योर आपको पता है उस प्रॉब्लम का।
वो ये है कि जब इन्होंने इसी प्रोसेस पे आरएफ अलवी को लिखा असम्बलियां डिसॉल्व करने के बाद, और साथ खत लिखवा दिया लीडर ऑफ द अपोजिशन को, लीडर ऑफ द हाउस को, कि आप हमें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम दें। उसी 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 अगले ब्रेथ में एक लेटर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिख दिया कि जी आप हमें बताएं कि इलेक्शन आप यानी इलेक्शन करवाने की तैयारी करें। अब वो उन्होंने उसका जवाब दिया, वो पब्लिक हो चुका है कि जी हम डीलिमिटेशन जो है एक आईनी रिक्वायरमेंट है, वो हम नहीं कर सकते इतनी जल्दी, हमें उसके लिए 4 महीने चाहिए, और उस 4 महीने के अलावा हमें 3 महीने चाहिए तैयारी के लिए, क्योंकि आप पूरी टर्म यूज नहीं कर रहे। वो हो तो 60 दिन होते हैं, और अगर उससे पहले हो तो फिर आपके पास 90 दिन होते हैं। लेकिन अभी चूंकि वैसे जो 1.25 साल के करीब बाकी था, तो उन्होंने अभी डीलिमिटेशन का काम रूटीन में करना था। तो अब सारा प्रेस में आ चुका है जो उन्होंने प्रेसिडेंसी को लिखा कि जी हमें अक्टूबर तक टोटल टाइम चाहिए, 4 महीने डीलिमिटेशन और फिर 3 महीने नॉर्मल। तो हमें उसको मद्देनजर रख के मुत्तहिदा अपोजिशन और मियां नवाज शरीफ साहब उस पर फिर फैसला करेंगे कि कौन से पॉइंट के ऊपर। तो इसका मतलब है रफली मैं ये कह सकता हूँ कि दिसंबर से पहले इलेक्शंस एक्सपेक्टेड नहीं है। नहीं, अक्टूबर में तो उन्होंने कहा अक्टूबर में करवा सकते हैं, पर रफली। लेकिन फिर इसका मतलब अगर अक्टूबर में कराएंगे तो लोकल बॉडीज नहीं होगा ना जो शेड्यूल्ड है। मैं वही कह रहा ना कि वो सारी चीजें रख के अब 2-4-6 हफ्ते तो मुबशर साहब आगे पीछे होते हैं ना जी, लेकिन जो आउटर लिमिट इलेक्शन कमीशन ने दे दी कि उससे पहले नहीं हो सकते, तो आप एंड ऑफ अक्टूबर से पहले तो इलेक्शन नहीं करवा सकते, चाहे आप सारी चीजें उसको पोस्टपोन कर दें, कुछ और कर लें। दिस इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड। तो आपने फिर अपने काम भी करने हैं, आपने उनको जो उनकी आईनी रिक्वायरमेंट 90 दिन भी देने हैं। तो आप वर्किंग बहुत सिंपल है कि किस पॉइंट पे आप तो देखें, आपको बेसिकली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं, ईवीएम रिफॉर्म्स करने हैं, आपको ओवरसीज वोटिंग रिफॉर्म्स करने हैं, और आपको जून का बजट देना है। यू आर वेल इन्फॉर्म्ड, बिल्कुल ठीक है। ये आपको 4 चीजें करनी है ना। लेकिन अगर आप अगले 3 महीने में खातिर खा महंगाई पे कमी नहीं कर सकते, पेट्रोल की और तेल की और यानी एनर्जी की कीमत में कमी नहीं कर सकते, और आप 7 महीने के बाद इलेक्शन में जाते हैं, तो ये तो इमरान खान आपको खा जाएगा। नहीं देखें, अब मैं आपको तफसील में जवाब दे भी सकता हूं। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि मल्टीपल आपने एक्शंस लेने हैं। एक तो महंगाई का जो हर महीने तूफान बढ़ता जा रहा है। नहीं, यानी मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को पता है ना, इस बात के लिए आप लोग तैयार है ना बेसिकली। हो सकता है हम महंगाई को इतना रीजनेबल रख लें, रोक लें। इवन लोग जो हर महीने सैलरी लेके जाते हैं, तो जो घी पिछले महीने 350 को 400 को होता है, अगले महीने आते तो 450 को होता है, उस चीज को रोकना है, यानी स्ट्रिंजेंट कंट्रोल थ्रू पॉलिसीज। अगर हम वो सारी चीजें करेंगे, देखिए अब इतना तो आप यानी स्पेकुलेटिव ना हो मुल्क के लिए। किसी ने तो इस क्राइसिस को हैंडल करना है, और अल्लाह के फजल से ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन की गवर्नमेंट बनने जा रही है, करेगी, पूरी हिम्मत के साथ इसको हैंडल करेगी। अब ये डरें कि नहीं जी हम वो नहीं कर सकते। आप मतलब लीगल आईनी चॉइस क्या है इस वक्त? ये अगर यही है ना कि जी हम इससे बचे, आज ही हम कहें कि जी हम डिसॉल्व करें और इलेक्शन में जाएं ताकि हमारे ऊपर मलबा न पड़े, उसका मतलब क्या होगा जी कि आपकी केट और जो इलेक्शन कमीशन है वो कह चुका है कि मैं अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करा सकता। लेट्स से हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, तो आपको मतलब है कि आप जब 90 दिन की बजाय आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट जो है फिर उससे लंबी चलेगी, 4 महीने 5 महीने, यानी आपने अक्टूबर तक तो पहुंचना है ना, जो उन्होंने आपको डेट दी है, उससे पहले हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो ये एक जो भी होगा, इतनी जिम्मेदारी मुल्क के लिए लेनी चाहिए। क्वेश्चन 4 महीने अगर आपकी इंटरिम गवर्नमेंट ने रहना है, तो IMF वगैरह जो हैं वो अपनी तमाम डील्स को फ्रीज कर लेंगे उतनी देर में जब तक इंटरिम गवर्नमेंट है। तो हमारे ऊपर फिर इंटरिम नहीं है, मेरी गुजारिश है, ये इंटरिम नहीं है। नहीं, ये नहीं, इसके बाद जो आएगी वो केयर टेकर गवर्नमेंट। जी। तो फिर हमें वो 3-4 महीने का टीका लग जाएगा। 3 महीने। जी। देखिए ये सारा इंटरलिंक्ड डिजास्टर है। ये हमें जो IMF प्रोग्राम किया था सोच समझ के करना चाहिए। हमें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए थी जो कि पाकिस्तान के मुफाद में ना हो, जो अवाम के मुफाद में ना हो। प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में एक ही हुआ है, और वो 20, 13, 16 का हुआ। पाकिस्तान की इवन डिक्टेटरशिप के जमाने में 8वीं 9वीं जो है रिफॉर्म लेवल पे भाग जाता था पाकिस्तान। अदरवाइज तो नोन है 2 ट्रैंक 3 ट्रैंक कंट्री हम नोन है दुनिया में। अब हम ये जो 2008-13 का प्रोग्राम था, उसमें प्रोग्राम शुरू हुआ तो आपको याद है कि 11.5 बिलियन का प्रोग्राम, अभी तो 6-6 बिलियन के हो रहे हैं सिर्फ।
3 साल का, उसमें 11.5 का था और फ्रंट लोडेड था। 7.5 अरब उस वक्त की हुकूमत ने ले लिए और उसके बाद बायबैक कर दी कि जी हमने प्रोग्राम नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया और मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं कि अगर आपने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नाम कोई पैगाम देना है तो आप इस 1 मिनट में दे सकते हैं। आप खुदा से डरें और आप सच बात करें और आप ये जो कंकॉक्टेड स्टोरीज हैं जो कि अभी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं, पाकिस्तान के सालमियत के खिलाफ हैं, सिक्योरिटी एजेंसी से आज जो उन्होंने कहा है, रिसेंट आपने स्टेटमेंट देखी होगी, जनरल बाजवा के हवाले से मैं कह दूं तो ये हो जाएगा, वो बात कर भी देते और बात नहीं भी करते। वो कहते जी वो अमेरिका और मेरे मुंह से निकल गया, और भाई आपने जानबूझ के किया ये ड्रामा। अभी वो आप हर चीज को वो कहते हैं मैं नहीं हूं तो सारे का सारा जो है ना ये क्रम्बल हो जाए, चाहे खुदा ना खासा मुल्क डूब जाए, ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ने अगर आपको आपसे काम लेना है तो अल्लाह ताला आपको मौका देंगे और दिया, लेकिन आपकी किस्मत में नहीं था, आपने वही डिजास्टर किया। और मैं समझता हूं कि उनको ये अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और जो हर वक्त वो इखलाकियात का बेड़ा गर्क कर दिया हमारी यूथ का, उसको ठीक करें। वो बहुत बहुत सख्त इन्होंने पाकिस्तान की यानी यूथ को जो है वो उसको अच्छा उनके लिए कंट्रीब्यूशन ही है उनकी। इसहाक डार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया खरा सच में हमें ज्वाइन करने के लिए। अगर आप कोई और सवाल इस मुतलिक पूछना चाहते हैं डार साहब से तो हमें लिख कर भेजें PNN पे। वी विल पुट इट टू हिम इन आवर नेक्स्ट शो। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।